वेलकम टू एनएससी। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में, गे-लुसाक्स लॉ के बारे में, एवोगाड्रोस लॉ के बारे में और इन सभी पे बेस्ड एप्लीकेशंस। ऑल्सो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इन सब पे बेस्ड ग्राफ्स के बारे में। सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएससी जेईई केमिस्ट्री। ओके, तो आज है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर की 3rd क्लास। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सभी को वेलकम। एंड फिर से मैं वही कहूंगी, अगर आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन 2 लेक्चर्स को भी देख लीजिए। और जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो चलिए आज हम जो शुरू करने वाले हैं उसके बारे में पहले जो लास्ट क्लास में किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाई की थी, क्या स्टडी किया था? हमने स्टार्ट किया था, हमने आइडियल गैस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, फिर हम बॉयल्स लॉ तक आए थे और आज हम बाकी के लॉज को पढ़ेंगे। यानी कि हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, हम गे-लुसाक्स लॉ पढ़ेंगे, हम एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड ग्राफ्स। ग्राफ्स आपका गैसियस स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या फिर आप जहां पे अटकते हो वो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर हम ग्राफ्स को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आए, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम आज? चार्ल्स लॉ से। ठीक है, पहले चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर गे-लुसाक्स लॉ पढ़ेंगे, फिर एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ साथ में इनके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ से। ठीक है, ये लॉ स्टार्ट करने से पहले हम अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। जब भी आप किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? इमेजिन कीजिए, अगर हमने गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम क्या होगा गैस का? बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो बस यही है चार्ल्स लॉ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होगा गैस का? बढ़ जाएगा। हमें पता है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम डिपेंडेंट फैक्टर था, हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए थे, राइट? तो वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको कांस्टेंट कर दिया। तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है वही हमें चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट कहती है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इस लॉ में ना जो आपको स्टेटमेंट दी है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हमें समझ आ गया कि हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। सेकेंड लिखा है एट अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। जल्दी से मुझे बताइए गिवन अमाउंट ऑफ गैस का क्या मतलब है? एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि केमिस्ट्री में हम अमाउंट किससे मेजर करते हैं? मोल से मेजर करते हैं, राइट? हम जब भी अमाउंट की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री में मोल्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी अमाउंट ऑफ गैस लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स की। और नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हमारे कांस्टेंट है। बिल्कुल। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यों एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा और सिंपल ऐसा क्यों नहीं लिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस? सोचिए, यहां पर जो एब्सोल्यूट वर्ड है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन के अंदर है। हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? दैट योर टेम्परेचर इज इन केल्विन। और ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट? तो यहां पे टेम्परेचर इज इन केल्विन। ठीक है, तो सिंपल हो गई स्टेटमेंट। बिल्कुल। चलिए अब जो हमें पता है लिख देते हैं। अगर हम बोले कि वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडीशंस क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। परफेक्ट।
अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, v इज इक्वल टू k इंटू टी। ओके, t को इधर ले आइए, v बाई टी इज इक्वल टू k। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बाय टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा, हमेशा वॉल्यूम और टेम्परेचर का डिविजन विल बी अ कांस्टेंट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो टेम्परेचर को भी बढ़ना पड़ेगा ताकि दोनों का डिविजन क्या हो, हमेशा एक कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। यहां से अगर मैं बोलूं कि मेरी इनिशियल कोई v1 वैल्यू है और इनिशियल कोई t1 वैल्यू है, ठीक है, अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, v1 को मैंने v2 किया, तो t1 t2 चला जाएगा। ठीक है, मैंने बोल दिया कि v1 v2 और t1 t2 हो गया। अब मुझे एक बात तो पता है ना, चाहे कोई भी वॉल्यूम हो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, डिवीजन तो हमेशा k ही आएगा। यानी कि अगर ये भी k के इक्वल है और ये वाला भी k के इक्वल था तो ये आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो यानी कि आप चाहे वॉल्यूम को इंक्रीज करो या आप डिक्रीज करो, टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। और बस यही है हमारा चार्ल्स लॉ, यहीं से हम सारे ग्राफ्स बनाएंगे और यहीं से हम सब चीजें समझेंगे। बस स्पेसिफिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये लॉ किस किस के बीच में है और क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ्स पे चलते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट हमें बिल्कुल क्लियर है, अब हम उनसे रिलेटेड सभी ग्राफ्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ग्राफ क्या है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है वो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर के ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है के, जो के लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, टेम्परेचर का यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका अगर टेम्परेचर केल्विन में है, के का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, क्या करेंगे हम, हमें ये पता है कि चार्ल्स ने हमें बताया है दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड t, कौन सा t, जब हमारा t केल्विन में होगा, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, v इज इक्वल टू k t, हमें पता है। अगर मैं v इज इक्वल टू के टी की बात करती हूँ तो v क्या है, y इज इक्वल टू mx, कुछ इस फॉर्म में है, जहां पे y क्या है आपका वॉल्यूम है और x क्या है आपका टेम्परेचर है और m क्या है आपका कोई कांस्टेंट k है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रही है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओके, ये मैंने बना दी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, वॉल्यूम और टेम्परेचर केल्विन के बीच में। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है, वहां पे जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, वहां पे मैंने ना एक डॉटेड लाइन बनाई है। मतलब एज अ स्टूडेंट आपके मन में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, तो प्लीज अपने मन में ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो ट्राई करो, सोचो कि मैम ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, ऊपर स्ट्रेट यहाँ पर डॉटेड क्यों। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि जो आपका 0 केल्विन टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर ना एक्चुअली में गैसेस आज तक कोई भी गैस अचीव नहीं कर पाई है। क्या होता है कि जब भी आप गैस का टेम्परेचर कम करने लगते हो तो कोई भी ऐसी गैस ऐसी नहीं है जिसने 0 केल्विन टेम्परेचर अभी अचीव कर लिया हो, वो उससे पहले ही क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो कोई भी गैस इस टेम्परेचर को अभी तक नहीं अचीव कर पाई है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी स्ट्रेट लाइन आई है, हम 0 केल्विन पे उसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, इसलिए ये लाइन जो है यहाँ पर एक्सट्रापोलेट की गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए मजेदार भी हैं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी है, तो ये सब हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये ग्राफ तो हमें समझ आ गया, अब हम नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, ओके, लॉग v वर्सेस लॉग t। चलिए अपना वीडियो पॉज कीजिए और सब इसका ग्राफ बनाने की ट्राई कीजिए, उसके बाद में हम साथ में बनाएंगे। रोकिए वीडियो। चलिए अब हम बनाते हैं। अगर हमें पता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो k टाइम्स t हो गया, कांस्टेंट टाइम t हो गया, अगर मैं क्या करूं, दोनों साइड लॉग ले लूं, चलिए लॉग ले लेते हैं। लॉग v इज इक्वल टू क्या होता है,
log k प्लस log t। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। अगर यहां मैं देखूं तो log v क्या है, y इज इक्वल टू log t क्या है केल्विन में हमारा जो है x, तो इसको हम बोलेंगे x के साथ आता है m प्लस c। अगर यहां से आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपका स्लोप क्या था, तो स्लोप किसके इक्वल है, m के इक्वल है, और m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, राइट। तो आपका स्लोप क्या है, 1 है। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछे इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट कितना है हमारा, log k। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट c होता है। तो चलिए एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसकी। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जहां पे आपका जो स्लोप होगा दैट इज m, वो आपका 1 है, और ये जो इंटरसेप्ट है ये है आपका log k। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का ये आंसर आया कि नहीं आया था पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ, ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा v/t वर्सेस t केल्विन टेम्परेचर में। टेम्परेचर आपका केल्विन में है, तो अगर आपको v/t को ग्राफ को प्लॉट करना है t, जो जब आपका टेम्परेचर केल्विन में है, तो आप कैसे करेंगे। चलिए अगर आप v की बात करते हैं तो हमें पता है दैट इट इज k/t, ठीक है। अगर हम v/t की बात करें तो ये हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, ये तो हमें पता है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका v/t हमेशा कांस्टेंट आएगा तो आप लोग मुझे बताइए कि मान लीजिए कि मैंने ना t टेम्परेचर से कोई ज्यादा टेम्परेचर T2 टेम्परेचर कर दिया, तो अगर t से मेरा टेम्परेचर T2 हो गया है, तो जल्दी से बताइए मेरे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे ये तो पता है ना कि जो मेरा v होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है। तो अगर मैंने टेम्परेचर को T2 बढ़ा दिया, t से T2 कर दिया, तो मेरे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा वॉल्यूम भी कुछ बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो मेरा वॉल्यूम भी कुछ v2 हो जाएगा, और मुझे पता है कि वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये तो हमें लॉ बता रहा है कि हमेशा आपकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। सेम वे अगर मैंने T2 से कोई T3 भी टेम्परेचर कर दिया, तो मेरी वॉल्यूम भी तो उसी के हिसाब से बढ़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारी v3 हो जाएगी, और फिर से एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो एक चीज समझ आ रही है, कितना भी t को बढ़ाओ v भी तो उतना ही बढ़ेगा, और वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आएगा ग्राफ। अब वीडियो पॉज करके बनाकर देखो। ओके, आई होप सबने बना लिया होगा। अब जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। हर बार कांस्टेंट वैल्यू ही तो आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमें। ये होगा आपका v/t वर्सेस t का ग्राफ, ठीक है। चलिए ये अगर आपको समझ आ गया है तो अब एक क्वेश्चन कीजिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस t केल्विन टेम्परेचर की जगह पे मैंने वॉल्यूम दिया होता, यानी कि इस बार आपको ग्राफ प्लॉट करना है v/t वर्सेस v, दैट इज वॉल्यूम के साथ में, तो आपका ग्राफ कैसा आता। रोकिए वीडियो को, पॉज कीजिए और करिए इस क्वेश्चन को। अगर v/t वर्सेस v होता तो आपका ग्राफ कैसा आता, पॉज कीजिए और मुझे बताइए ग्राफ बनाकर। सेम ही तो होता, राइट, सेम ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ेगा, v को बढ़ाया तो t भी उतना ही बढ़ेगा, और उतना ही बढ़ेगा तो ग्राफ क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि v/t की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। तो ये ग्राफ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, आई होप नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में इस बार ग्राफ आया है v वर्सेस t। ये ग्राफ तो अभी प्लॉट किया था ना, अभी तो प्लॉट किया था v/t, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर क्यों आ गया दोबारा, इसलिए दोबारा आ गया क्योंकि इस बार आपके पास में टेम्परेचर के साथ में सेल्सियस लिखा है। इस बार आपको ग्राफ टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तब बनाना है, तो चेंज क्या आएगा, चलिए देखते हैं। जब आप अपने ग्राफ को सेल्सियस स्केल में बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा।
ऐसा ग्राफ आएगा आपका, क्योंकि ये जो है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 केल्विन नहीं है। जब हमारा 0 केल्विन था तो वो ओरिजिन से पास हो रहा था, पर अब ये 0 केल्विन नहीं है। अगर आपसे 0 केल्विन पूछे तो वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका 0 केल्विन, है ना, यही होगा आपका 0 केल्विन। मतलब ये आपकी एक्स एक्सिस को यहां पे टच करेगा। तो ये चीज हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अगर हमें ये नहीं पता, अगर हमने ये गलती कर दी, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 0 केल्विन के ऊपर आपका जो एक्स एक्सिस को आपका जो ग्राफ होता है वो टच करता है, ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये याद रखना है कि 0 केल्विन, 0 केल्विन ओके। तो ओके पे अगर आपने टच कराया एक्स एक्सिस को तो एकदम परफेक्ट होगा। 0 केल्विन यानी कि ओके। तो ओके के ऊपर आप क्या करो, एक्स एक्सिस से टच करवा दो। अब नहीं भूलोगे ना, अब नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, देखिए, theoretically the plot of volume against absolute temperature is the equation of straight line passing through the origin। जल्दी से बताइए, ये चीज अभी हम डिस्कस करके आए हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई भी लाइन में डाउट, एक भी वर्ड में डाउट नहीं। ये हमें क्या बोल रहा है, दैट द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्लीज एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है आपका टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में है तो आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो वो नहीं होगा ओरिजिन से पास। आप वहां से 0 केल्विन ढूंढो और वहां पे जाके क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिकली द गैस वुड बी कन्वर्टेड टू लिक्विड और सॉलिड वेल बिफोर अटेनिंग द 0 केल्विन टेम्परेचर। जल्दी से याद कीजिए, जब हमने ये ग्राफ बनाया था, अगर मैंने आपको टेम्परेचर केल्विन के साथ में भी जब आपको मैंने ग्राफ बनवाया था तो मैंने कुछ इस तरीके की लाइन लगाई थी और फिर स्ट्रेट बनाया था, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या है, प्रैक्टिकली अटेन ही नहीं हो पाता। उससे पहले क्या होता है, वो लिक्विफाई हो जाती है गैस, इसलिए यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज व्हाई द प्लॉट इज एक्सट्रापोलेटेड टू द ओरिजिन एज इट इज प्रैक्टिकली नॉट अटेनेबल। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा सा कुछ कर देंगे, बट हमें नहीं डरना है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degree Celsius? तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपना वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और फिर चेक कीजिए कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं हम। जब हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, टेम्परेचर दिया है, ठीक है, टेम्परेचर दिया है, एक वॉल्यूम भी दी है हमें और एक और टेम्परेचर दिया है। क्योंकि हम अभी चार्ल्स लॉ पढ़ के आए हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। व्हाट इफ हमें नहीं पता होता, क्योंकि चार्ल्स लॉ अभी पता है बट जब सारे लॉज कर लेंगे तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप जल्दी से अपने पास में इक्वेशन लिख लीजिए, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में प्रेशर किस किस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यानी कि प्रेशर क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, और R तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो जो चीजें कांस्टेंट होती हैं उन चीजों को आप इस तरीके से काट दीजिए। काट दीजिए से मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि V/T जो होगा वो आपका कोई nR/P के बराबर होगा, जो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये एक तरीका है करने का कि आप उस सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दैट V1/T1 will always be equal to V2/T2, राइट। चलिए अब जो क्वेश्चन में चीजें दी हैं फटाफट उन्हें कन्वर्ट करते हैं। अगर आप T1 की बात करते हैं तो T1 आपको दिया है 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में यूज करूंगी, बिल्कुल नहीं, हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमेशा टेम्परेचर
केल्विन में यूज करना है, ठीक है। तो जब आप 23.4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273, कितना आ जाएगा 296.4 केल्विन। परफेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम V1 क्या है आपका, 2 लीटर्स आपको दिया है। यहां पे देखिए प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है। अब T2 की बात कीजिए, T2 आपको कितना दिया है 26.1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 ऐड किया तो 26.1 प्लस 273 आ गया है 299.1 केल्विन। और V2 हमें कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है। क्या करना है, लगाइए, V1 है हमारा V2 by T2, परफेक्ट। 2 upon 296.4 Kelvin liters is equal to V2 upon 299.1 Kelvin। अब यहां पे आप ना यूनिट्स प्लीज साथ साथ में लिखना, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपका जो वॉल्यूम आएगा फाइनल वो किस यूनिट में आएगा। तो जब केल्विन से केल्विन कट गया तो मेरा जो V2 आएगा वो आएगा लीटर्स के अंदर, ठीक है। 2 into 299.1 डिवाइडेड बाय 296.4। यहां से जो भी आपका वॉल्यूम आएगा वो लीटर्स में आएगा। कैलकुलेशंस हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमेशा यूनिट्स को साथ में लिखना है। यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करना था, बट मे बी आगे करना पड़ सके, तो हमें हमेशा यूनिट्स को साथ रखना है। ओके, ठीक है। तो हम आगे करते हैं। आगे क्या है, अब आ गया हमारा गे-लुसाक्स लॉ। देखो, इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपसे एक बहुत नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। आपने देखा है ना, आपने सुना होगा कि बहुत बार टायर्स जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। सिर्फ ऐसे कैसे गाड़ियों के टायर्स बस्ट हो जाते हैं, और वो स्पेशली ना गर्मियों में होते हैं। जब गर्मी बहुत होती है तब हमारे टायर सबसे ज्यादा बस्ट होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे, सोचो थोड़ा सा, दिमाग सोचो ना। मतलब हम एक्सीडेंट सुनते हैं, हम मोस्टली ये सुनते हैं कि गर्मियों में जब हाईवेज पे हमारी गाड़ियां जा रही होती है ना, तो उनके टायर्स बस्ट हो जाते हैं। टायर्स बस्ट होने की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं, चलिए अभी हम इसका आंसर ढूंढेंगे। इसका आंसर क्या है, आप ये देखिए, आपके पास ना टायर है। अगर आपका टायर है तो उसकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अब उसके अंदर जितनी गैस है वो भी तो कांस्टेंट है, गैस का अमाउंट भी कांस्टेंट है। अगर अमाउंट कांस्टेंट होता है तो वो क्या होता है, अमाउंट का नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर रहे हो, आप वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर रहे हो, तो आपका रिलेशन किस किस के बीच में आ गया, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जल्दी से अपनी नोटबुक्स के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, उसमें नंबर ऑफ मोल्स को और वॉल्यूम को कांस्टेंट करो और मुझे बताओ क्या रिलेशन आ रहा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। लिखो। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन लिखूं PV इज इक्वल टू nRT, और मैंने नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दिया है, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दिया है, तो क्या हो गया, P मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, सेम वॉल्यूम तो सेम है ना टायर की, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया गर्मियों में, टायर में प्रेशर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट, राइट। तो यही होता है, यही है आपका गे-लुसाक्स लॉ। क्या है, चलिए अब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। वैसे हमें कंसेप्चुअली समझ आ चुका है। स्टेटमेंट कहता है दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कहां हो रहा है, जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स और हमारी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट कहता है दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज। ओके, ये जो वर्ड है ये यहाँ पे प्रेजेंस नहीं, ये यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है। हो जाती है कभी कभी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, प्रेजेंस नहीं, यहाँ प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, हमें समझ आ गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतनी तेज गाड़ियां जा रही हैं, आपको पता है कितना टेम्परेचर, हीटेड गर्मियां हैं, आपकी रोड भी इतनी गर्म है, तो क्या होगा, टायर बस्ट हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप समर्स में आप अपने टायर्स में जब भी हवा डलवाते हो तो थोड़ी सी कम डलवा,
ठीक है, तो अब लॉजिक पता चल गया, तो अपने पेरेंट्स को जरूर बताना, ठीक है, उन्हें बोलना कि थोड़ा कम हवा डलवाओ, ठीक है, अपनी सेफ्टी भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये था आपका गे-लुसाक्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो बोलता है प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बना दीजिए। अगर मेरा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू के अपॉन टी, y इज इक्वल टू mx, ऐसा सही ग्राफ तो अभी कर आए, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहां से हमारा ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये होगा हमारा ग्राफ। कोई दिक्कत? नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या है, बहुत बेसिक सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एवोगैड्रोस लॉ आपका स्टेट करता है दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ पे करते हैं। फिर से इक्वेशन लिखो, PV इज इक्वल टू nRT। अगर आपने सेम कंडीशंस रखी टेम्परेचर की और प्रेशर की, यानी कि मेरा प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ओके कर दिया हमने कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, V इज इक्वल टू RT बाय P इंटू N। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये हो गया वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और V इज इक्वल टू K इंटू N। और ये चीज हम पढ़ते भी हैं, आपने सुना है ना, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ कोई भी गैसेस हो जाए, इक्वल वॉल्यूम्स, जब इक्वल वॉल्यूम अगर आपकी गैसेस की है तो उनकी अमाउंट भी सेम है। अगर आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, आपने एक लाइन सुनी होगी, दैट इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स, है ना। वो कैसे हुआ, आप चाहे CO2 ले लो, आप चाहे NO2 ले लो, अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उनकी वॉल्यूम्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। और वो कौन बता रहा है, वो हमें एवोगैड्रोस लॉ बता रहा है। तो ये हमसे हो जाएगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, पॉज कीजिए, यूनिट साथ साथ में लिखना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 2 moles of helium gas can exert x Newton per meter square pressure at 27 degrees Celsius in a container of 1 meter cube volume. Calculate x. हमें x कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना वो सब यूनिट्स का खेल है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स है 2, ठीक है। अगर आपको हीलियम गैस दिया है, आपको प्रेशर दिया है और वो आपको दिया है x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। टेम्परेचर आपको दिया है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कीजिए, कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया, ठीक है। वॉल्यूम आपको दिया है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है, हमें सब चीजें दी हैं। अब हमें क्या करना है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो लगाइए PV इज इक्वल टू nRT। अब क्या कीजिए, यूनिट्स के साथ सारी वैल्यूज पुट कीजिए। चलिए करते हैं। x न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 2 मोल्स, राइट। यहां पे टेम्परेचर 300 केल्विन। R क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताइए, 0.0821 या फिर 8.314। यहां पर हम 8.314 यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, और मीटर क्या होता है, SI यूनिट होती है, और जब भी SI यूनिट होगी तो हम 8.314 यूज करेंगे, ठीक है। तो करिए 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब क्या क्या कट रहा है जल्दी से देख लेते हैं। केल्विन से केल्विन कट जा रहा है, मोल इनवर्स से मोल कट रहा है, ठीक है। अब क्या है, मीटर स्क्वायर से 2 मीटर्स कट रहे हैं, यानी कि यहां पे हमारा न्यूटन मीटर रह गया है, राइट। और अगर आप इधर देखेंगे तो जूल्स रह जाएंगे। यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ आएगा कि जो 1 जूल होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये चीज हम डिराइव भी कर सकते हैं। न्यूटन क्या है, फोर्स है, मीटर डिस्टेंस,
फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? एनर्जी होता है। हमने F डॉट L आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां से हमें ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पे आपका यूज होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको न्यूटन मीटर लिखूं तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा और जो 1 मीटर रह गया है उससे मीटर कट जाएगा। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 4988.4। देखा कितना इजी था। अगर हमें यूनिट्स पता है, यूनिट्स के कन्वर्जन्स पता है, तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।